आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे अपवर्तन के नियम को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ध्यान दें, जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास रिफ्रैक्शन अपवर्तन को नहीं देखा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक दिया है, तो आप इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारी पिछली क्लास अपवर्तन को भी देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें। और जो नए बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम को। देखिए, हमारे पास माध्यम है वायु। आपने पिछली क्लास में जाना है हमारी कि यह है एक रेयरर मीडियम, और दूसरा एक मीडियम है हमारे पास कांच का गुटका, ग्लास स्लैब, जो कि है डेंसर मीडियम। और इस पर हम प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से देखिए आपतित कर रहे हैं। अब ये तो आप पिछली क्लास में जान चुके हैं कि यहां पर ये जो घटना हो रही है जिससे ये विचलन आपको दिखाई दे रहा है, डेविएशन जो हुआ है यहां पर, ये क्यों हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अपवर्तन वाली क्लास अटेंड नहीं की है, पहले वो उस क्लास को जरूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, ये तो हम समझ गए थे पिछली क्लास में कि ये है अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रही है, तो ये था अपवर्तन। हमने इन प्रकाश की किरण को नाम भी दिया है ए ओ, प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है कांच के गुटके पर, और उसके बाद जो अपवर्तित हो रही है वो है ओ बी। तो हम कहेंगे कि ये है आपतित किरण ए ओ, और इसी प्रकार ओ बी है अपवर्तित रिफ्रैक्टेड रे। अब यदि हम इसके बीच में एक अभिलंब खींच दें, यहां देखिए एक अभिलंब हमने खींच दिया एम एन, ये है हमारा नॉर्मल। तब हमने क्या पाया? हमने देखा कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तो यही है अपवर्तन का पहला नियम। क्या है अपवर्तन का पहला नियम? हम कहेंगे कि आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे तथा अभिलंब नॉर्मल तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह है अपवर्तन का पहला नियम। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। देखिए, दूसरे नियम को समझने के लिए हमें आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोणों पर ध्यान रखना है, जो एंगल बन रहे हैं। यहां जो एंगल बन रहा है देखिए ए ओ एम, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला जो एंगल है यह है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ठीक इसी प्रकार ये जो कोण बन रहा है, यहां पर एक एंगल बन रहा है आर, एंगल आर, ये है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो सेकंड लॉ है अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ इन दोनों एंगल्स, इन दोनों कोणों के बीच में सहसंबंध बताता है, एक रिलेशन बताता है इन दोनों कोणों के बीच में, इन दोनों एंगल्स के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। और उस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। यह है नियम नंबर 2, जो बताता है किस किस के बीच में सहसंबंध, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप जो बताता है नियम, वो नियम कहलाता है स्नेल का नियम। और यही है अपवर्तन का सेकंड नियम। तो चलिए समझते हैं कि ये स्नेल का नियम है क्या। इस स्नेल का नियम 1621 में डिस्कवर किया गया था स्नेल द्वारा। उन्होंने बताया आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वही रिलेशनशिप कहलाई स्नेल का नियम, और यही नियम कहलाया अपवर्तन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाया स्नेल का नियम। अब ये नियम है क्या? देखिए, ये नियम कहता है कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग है साइन ऑफ आई तथा साइन ऑफ आर का जो एक रेशियो है, जो अनुपात है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि ये नियम क्या है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट
ये नियम है स्नेल का नियम, इंपॉर्टेंट नियम है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप है जो कि बताता है कि इनके बीच का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए इस कांस्टेंट वैल्यू को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं। देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें मैंने आपको दो एंगल्स लिखे हैं। देखिए एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिनकी वैल्यूज आपको दी गई हैं। पहली बार में मानिए कि आपने प्रकाश की जो किरण है, इंसिडेंट रे है, वो 30 डिग्री पर इंसिडेंट कर रही है। कहां? एक कांच के गुटके पर। देखिए उसका एक चित्र हमने बना लिया, एक डायग्राम हमने बना लिया है, रे डायग्राम। ये देखिए जो ए ओ है प्रकाश की किरण, ये चल के आ रही है और जो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल बना है 30 डिग्री का। और इसके बाद जब ये कांच के गुटके में एंटर करती है तब इसका एंगल चेंज हो गया और ये हो गया 19 डिग्री का एंगल। तो अब हमने अभी भी जाना था एक नियम को, स्नेल के नियम को। उसके अनुसार हमने जाना था कि साइन, हम इसे लिख लेते हैं, हमने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने जाना था। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है क्या। हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में उतार लेते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर हमारे पास जो वैल्यू दी है, पहली वैल्यू है साइन आई की वैल्यू है हमारे पहली बार में साइन 30 अपॉन यहां जो वैल्यू दी गई है ये है साइन 19। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 और साइन 19 की वैल्यू है 0.32। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1.53। तो पहली वैल्यू जो हमें यहां मिली वो मिली 1.53। चलिए हमने इसे यहां लिख लिया। तो हमारे पास जब प्रकाश की किरण साइन 30 का एंगल बना रही थी, 30 डिग्री का एंगल बना रही थी नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्ट हो रही थी 19 डिग्री पर, तो उसकी जो वैल्यू स्नेल के नियम के अकॉर्डिंगली आई वो आई 1.53, जिसको हमने लिख दिया है यहां पर को 1.5। चलिए दूसरी वैल्यू जो हमें दी गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया 40 डिग्री का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 25 डिग्री का, इसको भी सॉल्व आउट करके देखते हैं। तो चलिए अब इस सेकंड वैल्यू के लिए भी हम एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रे डायग्राम। देखिए इस पर अब की बार हमने जो लाइट रे को फॉल किया है, इंसिडेंट किया है, वो नॉर्मल के साथ अब की बार 40 डिग्री का एंगल बना रही है। जब ये लाइट रे एंटर करती है कांच के गुटके पर तो ये रिफ्रैक्ट होती है और ये नॉर्मल के साथ अब की बार देखिए आप 25 डिग्री का एंगल बना रही है। चलिए इस वैल्यू को हम स्नेल के नियम में रखकर देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू दी गई है साइन 40, तो हम लिख लेते हैं यहां पे को साइन 40 ओवर साइन 25। और साइन 40 की वैल्यू होती है, साइन 40 की वैल्यू होती है 0.64 ओवर साइन 25 की वैल्यू है 0.42। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.52। तो हम यहां इस वैल्यू को भी उतार लेते हैं। हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई 1.5, हमने लिख लिया। अब हमारे पास एक जो लास्ट डेटा दिया गया है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का 30 डिग्री का। इसके लिए भी हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां हमने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसमें अब की बार आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस डेटा को भी हम स्नेल के नियम में रखकर देखते हैं। तो हम लिख देंगे साइन 50 ओवर साइन 30।
50 की वैल्यू क्या है? साइन 50 की वैल्यू, साइन 50 की वैल्यू होती है 0.76 ओवर साइन 30 की वैल्यू है 0.5। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं इसका आंसर 1.53। हम इस आंसर को भी यहां पर पुट कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19 डिग्री था, जबकि प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में एंटर कर रही थी, तब वैल्यू आई 1.5। फिर दूसरी बार हवा से वायु से प्रकाश की किरण 40 डिग्री पर एंटर करी और जब उसका रिफ्रैक्शन हुआ तो 25 डिग्री पर रिफ्रैक्शन हुआ। अब की बार भी जो वैल्यू आई वो आई 1.5। और तीसरी बार हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था 50 डिग्री का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब तब बना कांच के गुटके के अंदर 30 डिग्री का, तब भी वैल्यू आई 1.5। तो हमें इन तीनों वैल्यू से स्नेल के नियम के बारे में क्या पता चला? हमें पता चला कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा हमेशा नियतांक। अगर हिंदी में बात करें तो हम कहते हैं इसको नियतांक। नियतांक का अर्थ है नियत रहेगा, समान रहेगा। देखिए आपको ये वैल्यू देख के पता चल रहा होगा, यहां है 1.5, यहां भी 1.5 आई हमारी वैल्यू और यहां भी 1.5 आई। तो यही नियम है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो हम इसको फिर से उतार लेते हैं स्नेल के नियम को। स्नेल का नियम क्या है फिर से देखिए, यहां हमने लिख दिया साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि आप इन तीनों प्रैक्टिकल्स में देख चुके हैं कि 1.5 यहां भी आई डेटा, 1.5 यहां भी आया, 1.5 यहां भी आया, तो तीनों में नियत रहा, वैल्यू जो है नियत है। साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको एक नाम दे दिया गया है, इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक, और इसे हम डिनोट करते हैं n से। तो हम कह सकते हैं कि साइन आई, हम कहेंगे कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू n। ये भी यही बात है जो हमने ऊपर लिखा है, और इसे हमने क्या कहा, इस n को हमने इसे कहा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, थोड़ा इसे समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए आप इन वैल्यूज को देख के क्या समझ रहे हैं, इनसे हमें पता चलता है इन वैल्यूज से कि लाइट की बेंडिंग हुई है, प्रकाश की किरणें अपनी दिशा से विचलित हुई हैं। देखिए विचलित हुई है ना, 90 डिग्री पे, 19 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, जबकि हमारे पास मैटर एक ही थे। मैटर पहला जो हमने लिया था वो था एयर, और जो सेकंड था हमारे पास वो था ग्लास। हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ये जो वैल्यू आई, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू आई, ये वास्तव में बेंडिंग ऑफ लाइट को शो करती है। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को भी प्रदर्शित करती है। तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस माध्यम में प्रकाश के विचलन, बेंडिंग ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है इस n से, या हम कहें अपवर्तनांक से, वो कि अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चाल का अनुपात है। इसको समझने के लिए एक रफ रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर सपोज ये कांच का स्लैब है, कांच का गुटका है, और यहां से प्रकाश की किरण इसमें एंटर कर रही थी कुछ इस प्रकार से, और यहां से ये अपवर्तित हुई थी कुछ इस प्रकार से। देखिए ये अपवर्तित हो गई थी यहां को, और हमने यहां पर नॉर्मल एक खींचा, ये है नॉर्मल। अब सपोज यहां पर जो एंगल बना था वो था कितना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री,
और यहां पर जो एंगल है ये है 19 डिग्री का। ऐसा क्या हुआ यहां पर को कि ये विचलित हो गई? यहां पर प्रकाश की चाल कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, और जबकि यहां स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ज्यादा थी। अगर ये यहां माध्यम नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे आगे को कुछ इस दिशा में ही निकल जाती। तो हम कहेंगे कि अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चाल का अनुपात है। देखिए, रेशियो है बिटवीन टू मैटर्स, स्पीड ऑफ लाइट का एक रेशियो है किस किसके बीच में? दो माध्यमों के बीच में। और तीसरी बात जो अपवर्तनांक के लिए इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक अनुपात है। देखिए, अपवर्तनांक जहां पर भी आप लिखेंगे उसके पीछे अगर आपसे कोई पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये एक अनुपात है। किसके बीच में? साइन आई और साइन आर के बीच में एक रेशियो है। चलिए, यहां तक तुम समझ गए कि दो माध्यमों के बीच का अनुपात है, लेकिन ये अनुपात को हम लिखेंगे कैसे? इसके लिखने का भी एक तरीका है। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो एरिया है ये क्या है? एयर। तो हम यहां लिख लेते हैं, ये है हमारा माध्यम हवा का, ये माध्यम है हमारा एयर, और ये माध्यम है हमारा ग्लास का। तब हम इस डेटा को किस प्रकार से उतारेंगे? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच में प्रकाश की चाल का अनुपात है। तब हम इसे कैसे उतारेंगे? हम इस बात को कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे कि देखिए, यहां लिखने का तरीके पे ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, यहां पर हमने लिख दिया है, ये जो हमने लिखा है यहां पे n, और यहां मैं लिखता हूं g, स्मॉल g, और इसकी n की इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख देता हूं a। यानी कि हमने कहा यहां मैं लिख दिया a, n और g। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात है कि अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक है ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है हमेशा। वास्तव में हम यहां पर को किसके अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं? ग्लास की, लेकिन ये सापेक्ष है किसके? एयर के, क्योंकि दो माध्यम चाहिए अपवर्तन होने के लिए। इसलिए हम हमेशा जिसको इस अपवर्तन n के पीछे लिखते हैं वो ये माध्यम है जिसका हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। और किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं हम? एयर के सापेक्ष। तो हमने लिख दिया ANG इज इक्वल टू, हम लिख देंगे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। देखिए, जब वैक्यूम की बात करते हैं निर्वात की, तो उसे कहते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि एयर, ध्यान दीजिए, एयर या फिर वैक्यूम में बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आता है, इसलिए हम यहां पर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं उसके लिए हम स्पीड ऑफ एयर ही, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर लिख देंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये अनुपात है किस किस के बीच का? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कितना आया ये आया 1.5। तो हम कह सकते हैं कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की 1/1.5 टाइम्स। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल है आपके लिए कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? या एक बिल्कुल इससे मिलता जुलता प्रश्न हो सकता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? चलिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। इससे क्या मीनिंग है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है? देखिए, इसकी मीनिंग को समझते हैं हम।
तो हम लिख लेते हैं पहले, हमें क्या वैल्यू दी गई है, यहां पर हमें दी गई है एक वैल्यू दी गई है, अपवर्तनांक दिया गया है। किसका अपवर्तनांक दिया गया हमें? Ng, ग्लास का अपवर्तनांक दिया गया है 1.50। पहली जो वैल्यू दी गई है हमें वो ये दी गई है। दूसरी वैल्यू जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, वो तो एक बहुत ही वेल नोन नंबर है। हम इसको लिख लेते हैं स्मॉल c से, प्रकाश की निर्वात में चाल या प्रकाश की वायु में चाल हम अगर कहें तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, यहां ये कह रहा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हमने एक वैल्यू निकालनी कांच में प्रकाश की चाल, तो हम इसके लिए इस चाल के लिए हम लिख लेते हैं v फाइंड आउट करना है आपने, कहां? कांच में। तो हम लिख लेंगे, हमने निकालना है Ang, y से प्रकाश गया कहां? एंटर करा कहां? ग्लास में। तो तो चलिए अब हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इसके लिए, देखिए हम लिख लेंगे कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक याद करना है ना आपने, तो हम लिख लेते हैं Ng इज इक्वल टू, अभी हमने जाना था कि अपवर्तनांक किस किस के बीच की रेशियो, किस किस के बीच का रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो हम कहेंगे इस केस में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि हमने लिखा है c, तो हम यहां लिख लेते हैं पूरा इसको, या हमने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम कहेंगे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Ng इज इक्वल टू C/V। तो हम इसमें इस डेटा को उतार के देखते हैं। Ng की वैल्यू है हमारे पास 1.50 इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास पता है हमें 3 × 10⁸ ओवर V। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होगा, हम देखिए इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ओवर 1.5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी एक वैल्यू यहां पर को V इज इक्वल टू 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए हमने इस स्नेल के नियम से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को फाइंड आउट कर दिया, और हम इसी फॉर्मूले से अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते। अब की बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां से हमारे पास आ जाएगी क्या वैल्यू हमने अब की बार फाइंड आउट करनी है, माना सपोज Ng की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम फिर से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या आएगी वैल्यू 1.50। तो हम स्नेल के नियम का प्रयोग करके स्पीड ऑफ लाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था यहां पर कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका मीनिंग है कि प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.5 गुना है। तो इसका अर्थ है कांच के गुटके में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.5 गुना है। तो ये हमने सीखा। चलिए आज आपने क्या सीखा, इन प्रश्नों को आपने घर से करना है। आपने करना है, पहला क्वेश्चन जो आपने करना है वो है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रत्येक को लिखिए।
दूसरा क्वेश्चन आपने करना है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तीसरा क्वेश्चन आपने करना है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक क्या होता है? और लास्ट क्वेश्चन आपने करना है, यदि वायु से प्रकाश की किरण बर्फ 1.31 अपवर्तनांक तथा कांच के गुटके 1.50 अपवर्तनांक में प्रवेश करती है तो बताइए बर्फ तथा कांच के गुटके में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा प्रकाश की किरण का अधिकतम विचलन होगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू बच्चों।